Good day to all of students. This is the second video of main exercise. In the previous video, we have solved from sum number 1 to 12, and now we take up more sums from question number 13, chapter laws of motion, NCERT textbook physics. So main exercise, question number 13 onwards now. Up to 12 we have done in the previous video. A man of mass 70 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving. तो बहुत सारे हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इस सम पे जाने से पहले बच्चों हम लोग एक बात समझ लें कि वेइंग मशीन का जो प्रॉब्लम है, जब आदमी लिफ्ट में खड़ा है तो आपको समझना ये होगा कि आपके घर में जो वेइंग मशीन होती है जिससे हम अपना वेट मापते हैं, वो वेइंग मशीन एक्चुअली क्या मेजर करती है? क्या वो वाकई में आपका वेट मेजर करती है, कुछ और मेजर करती है? तो आपको समझना होगा कि वेइंग मशीन आपका वेट मेजर नहीं करती है, बल्कि नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। आपने वेइंग मशीन को किस फोर्स से दबाया, उतना ही फोर्स वेइंग मशीन आप पे लगाएगी, वो उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा आपके ऊपर। तो आपने एक्चुअली कितने फोर्स से वेइंग मशीन को प्रेस किया है, उतना ही फोर्स एज अ नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन आपके ऊपर लगाएगी, और उस नॉर्मल रिएक्शन को वेइंग मशीन मेजर करती है। अब आप सोचेंगे कि हमारा जो भी वेट होगा हम उसी फोर्स से तो वेइंग मशीन को दबाएंगे, तो जो वेइंग मशीन का नॉर्मल फोर्स है वो हमारे फोर्स के बराबर होगा, तो हमारा जो वेट है वही वेइंग मशीन एज अ नॉर्मल रिएक्शन मेजर करेगी। दैट मीन्स वेइंग मशीन हमेशा हमारा वेट ही मेजर करेगी। ऐसा नहीं है, कभी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो सकती हैं कि आपका जो वेट है उस एक्चुअल वेट से ज़्यादा वेट से आप कभी कभी वेइंग मशीन को प्रेस कर सकते हैं, या आपका जो एक्चुअल वेट है उससे लेसर वेट से भी आप कभी कभी वेइंग मशीन को प्रेस कर सकते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन जो वेइंग मशीन से आएगा वो हमेशा आपके एक्चुअल वेट के बराबर होगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। देयर कैन बी सिचुएशंस जहां पे आपने अपने एक्चुअल वेट के कंपैरिजन में कम वेट से मशीन को प्रेस किया हो, तो मशीन का नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा और वेट कम रिकॉर्ड होगा। ऐसा हो सकता है कि आप कभी कभी वेइंग मशीन को अपने वेट के कंपैरिजन में ज़्यादा वेट से प्रेस करें, तो वेइंग मशीन का रिएक्शन नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएगा और आपका जो वेट रिकॉर्ड होगा वो एक्चुअल से ज़्यादा होगा। तो ये सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं लिफ्ट के अंदर। तो अगर लिफ्ट पहले केस में जैसे बताया कि आदमी का मास 70 kg है और वो लिफ्ट जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में ए। तो क्वेश्चन 13 में अगर हम ए सम देखें तो ये हमारी लिफ्ट है, इस तरह से मानिए, यहाँ पर हमारी वेइंग मशीन है और यहाँ पर हमारे पास आदमी है इस तरह से। तो ये लिफ्ट ऊपर जा रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। आपका वेट 70 kg है, तो आपके ऊपर जो वेट आ रहा है एक तो mg आएगा, ये आपके ऊपर लग रहा है, ये आपकी बॉडी है, ये वेइंग मशीन है। आप इस वेइंग मशीन को दबाएंगे किसी फोर्स से, n फोर्स से, तो वेइंग मशीन आपको प्रेस करेगी विद अ फोर्स n, ये बात होगी। बिकॉज पूरी लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ए नेट इसके ऊपर 0 हो गया। और आपको पता है कि एफ नेट आपके ऊपर, हमको हमेशा ये देखना होगा कि नॉर्मल रिएक्शन आपके ऊपर कितना आ रहा है। जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है उसी फोर्स से आप मशीन को दबा रहे हैं, तो जो नॉर्मल रिएक्शन मशीन फील कर रही है कि आपने किस नॉर्मल फोर्स से उसको दबाया, वो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो मशीन की रीडिंग होगी। ध्यान रखेंगे mg रीडिंग नहीं आएगी। आपने जिस नॉर्मल फोर्स से मशीन को दबाया है वो मशीन जो रिकॉर्ड करेगी, दैट विल बी योर वेट रिकॉर्डेड बाय द मशीन, प्लीज अंडरस्टैंड। अब अगर आपकी बात करें तो आप लिफ्ट के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं, यानी आपके ऊपर भी नेट एक्सीलरेशन 0 है, क्योंकि आप लिफ्ट के साथ साथ ऊपर जा रहे हैं। लिफ्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेशन 0 है, इसलिए आपका भी एक्सीलरेशन 0 है, और आपके ऊपर दो फोर्सेस हैं, n ऊपर की तरफ है और mg नीचे की तरफ है आपकी बॉडी के ऊपर। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, नहीं तो a नेट फिर 0 नहीं होगा। अब a नेट 0 है आपका और लिफ्ट का, देयरफॉर आपके ऊपर लगने वाला ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स सेम होने चाहिए। तो हम लिख लेंगे n इक्वल टू mg, यानी इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आपके वेट के बराबर ही है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो 70 into 10 हो जाएगा। तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन रिकॉर्ड होगा 700 न्यूटन होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन 700 न्यूटन का मशीन दे रही है, तो मशीन आपका वेट 700 न्यूटन रिकॉर्ड करेगी, ये बात हुई इस केस में। सेकंड केस में बताया कि मशीन ऊपर की तरफ जा रही है विद एक्सीलरेशन,
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बी पार्ट में ये आपकी लिफ्ट हो गई, ठीक है, यहां पर आपकी मशीन हो गई, ये आपकी बॉडी हो गई, और अब लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? mg। आप इस मशीन को दबाएंगे विद द फोर्स n, मशीन आपके ऊपर धक्का मारेगी विद द फोर्स n। लिफ्ट ऊपर जा रही है 5 की एक्सीलरेशन से, तो आप भी ऊपर जा रहे हैं 5 के एक्सीलरेशन से। आपके ऊपर दो फोर्स हैं n और mg। ऊपर की तरफ नेट एक्सीलरेशन है, मतलब ये फोर्स डोमिनेट करेगा, तो ये ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, आपकी बात हो रही है। आपके ऊपर दो फोर्सेज हैं n और mg, और आपका एक्सीलरेशन लिफ्ट की तरफ से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। तो आपकी बॉडी की इक्वेशन क्या बनेगी? n ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, तो n माइनस mg दैट विल बी f नेट। ये बात आपको समझनी है। तो n माइनस mg विल बी ma नेट, और a नेट मुझे 5 दिया है, ये a नेट है क्योंकि नेट एक्सीलरेशन लिफ्ट का 5। तो n माइनस 70 इंटू 10 विल बी 70 इंटू 5, तो n मेरे पास हो जाएगा 70 इंटू 15, ये जो भी आएगा इतना न्यूटन, ये आपका वेट हो जाएगा। आई थिंक 1050 kg न्यूटन आ जाएगा, 1050। तो आप देख सकते हैं आपका जो वेट है वो एक्चुअल से 700 से ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है, 1050 न्यूटन, ये बात है। उसके बाद में तीसरे केस में हमको बताया गया है, देखिए थर्ड केस में द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये बात हो गई। डाउनवर्ड्स, अच्छा ये मैंने सी कर दिया आपके लिए, सॉरी, है ना। बी वाले में लिफ्ट नीचे आ रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ 5, ऐसी बात हो रही है। देखो ये आपकी लिफ्ट हो गई, ये आपकी मशीन हो गई, ये आपकी बॉडी हो गई। अब बोला गया कि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आपकी बॉडी के ऊपर mg फोर्स तो लग ही रहा है, आप इस मशीन को दबाएंगे विद द फोर्स n, तो फोर्स मशीन पे आना चाहिए, तो n ऐसे दिखाएंगे, और मशीन आपको ऊपर की तरफ धक्का मारेगी। तो लिफ्ट नीचे आ रही है 5 की एक्सेलरेशन से, तो आप भी नीचे आ रहे हैं विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 लिफ्ट के साथ साथ। आपकी बॉडी के ऊपर n फोर्स ऊपर की तरफ है, mg फोर्स नीचे की तरफ है। ये लिफ्ट नीचे आ रही है, आप भी नीचे जा रहे हैं, मतलब ये फोर्स डोमिनेटर होगा और ये वीक होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगा? mg माइनस n, n माइनस mg नहीं, क्योंकि ज्यादा फोर्स ये है क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रही है, मतलब ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? mg माइनस n इज इक्वल टू f नेट। तो mg माइनस n विल बी इक्वल टू ma नेट, ये a नेट है हमारे पास। तो mg मतलब 7 इंटू 10 माइनस n 7 इंटू 5, तो आपका जो n है 700 माइनस 350 विल बी इक्वल टू n, तो n आपके पास 350 न्यूटन हो गया। यानी इस समय नॉर्मल रिएक्शन जो है, आप स्प्रिंग इस वेइंग मशीन को दबा रहे हैं 350 न्यूटन के फोर्स से, तो मशीन भी आपको उसी फोर्स पर धक्का मारेगी और मशीन रीड करेगी 350 न्यूटन, ये बात हुई। बोला है व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑन द स्केल, नीचे के सो हमने बता दिया। व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्ल्ड डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मतलब फ्री फॉल हो जाए। तो जो केबल है, जिस केबल से ये लिफ्ट नीचे आ रही है इस तरह से या ऊपर जा रही है, अगर ये केबल टूट जाए तो क्या होगा? तो प्लीज पॉज एंड कॉपी, देन आई डू द नेक्स्ट पार्ट फॉर यू। प्लीज पॉज एंड कॉपी, देन आई डू डी पोर्शन फॉर यू। ओके, सो आई एम डूइंग डी पोर्शन फॉर यू नाउ। देखो डी पोर्शन बताया गया कि लिफ्ट गिर रही है विद एक्सीलरेशन ऑफ g। तो डी पोर्शन देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनाएंगे। देखो ये आपकी मशीन हो गई, ये आप हो गए, और लिफ्ट नीचे गिर रही है विद एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटी के बराबर। तो आपका एक तो वेट mg तो आएगा ही जो आपके ऊपर है। आपने स्प्रिंग को वेइंग मशीन को दबाया n फोर्स से, तो स्प्रिंग ने वेइंग मशीन आपके ऊपर फोर्स लगाया n, और ये आपका a नेट है, इस तरह की बात हो गई। अब नीचे जा रहे हैं तो ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए, ये फोर्स कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि mg माइनस n विल बी इक्वल टू ma नेट, और ma नेट मेरे पास 10 है, m मेरे पास 70 इंटू 10 माइनस n इज इक्वल टू 70 इंटू 10, मतलब n कितना हो जाएगा? 0। मतलब आप वेइंग मशीन को दबा ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है दबा नहीं रहे हैं, दैट मीन्स आपके और मशीन के बीच में कांटेक्ट खत्म हो गया है। देयर इज नो नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स अगर आप दोनों का कांटेक्ट नहीं होगा तभी होगा, यानी कि मशीन और आपके बीच में एक छोटा सा पतला सा एयर गैप क्रिएट हो गया, ये आपको सोचना है।
तो यू आर एक्चुअली नॉट स्टैंडिंग ऑन द लिफ्ट, क्योंकि अगर आप लिफ्ट पे खड़े होते तो आप लिफ्ट को जरूर दबाते किसी न किसी फोर्स से, आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलता है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, दैट मींस दोनों बॉडीज कांटेक्ट लूज कर चुकी हैं। नॉर्मल रिएक्शन होने का मतलब ये होता है कि दोनों बॉडीज में कांटेक्ट खत्म हो गया है, तो आपके और मशीन के बीच में बिल्कुल पतला सा, बहुत ही नैनोमीटर का एक एयर गैप क्रिएट हो गया है और दोनों जी के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है बच्चों कि वैसे तो केबल कट जाए तो ये फ्री फॉल करेगी विद एक्सेलरेशन ऑफ जी। सपोजिंग हम इसके ऊपर और फोर्स लगाते हैं और इसको सपोजिंग हम 2g स्पीड से नीचे लेकर आते हैं इंस्टेड ऑफ g एक्सेलरेशन, इसके अंदर 2g एक्सेलरेशन क्रिएट करते हैं, मतलब एक्सेलरेशन मोर देन g क्रिएट हो जाता है इस मशीन के अंदर, लिफ्ट के अंदर। सपोजिंग हम इसको और ऊपर से धक्का भी मारते हैं तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g के बदले सपोजिंग 2g कर दिया हमने, मोर देन g कर दिया, 1.1g हो 1.2g हो व्हाटएवर, तो क्या होगा? तो लिफ्ट तो गिर रही है, एक्सेलरेशन 1.1g से 1.2g से या 2g से व्हाटएवर, लेकिन आप गिर रहे हैं, आपके ऊपर खाली mg फोर्स बचेगा, क्योंकि देखो कांटेक्ट लूज हो चुकेगा, जैसे ही g आएगा तो आपका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, तो अब आप और मशीन टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अब लिफ्ट है वो 1.1g या 1.2g या 2g की एक्सेलरेशन नीचे गिर रही है, लेकिन आपके ऊपर फोर्स खाली mg बचेगा, यानी आप g एक्सेलरेशन से गिर रहे हैं। तो लिफ्ट जो है उसका एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाएगा और आपका एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, तो लिफ्ट आगे निकल जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, आपका मशीन के गैप बढ़ता जाएगा और आप ऊपर की तरफ होते जाएंगे, फाइनली आपका सिर जोर से ऊपर की सीलिंग में जाके लगेगा। ये होगा कि अगर लिफ्ट मोर देन जी एक्सीलरेशन से गिरेगी, अभी तक तुमने जी के बारे में सोचा, अगर एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट इज मोर देन जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन व्हाट विल हैपन? तो लिफ्ट विल बी फॉलिंग विद एक्सीलरेशन मोर देन जी, but because on you there is only one force mg, so you will be falling with acceleration of g, so your acceleration will be less than the acceleration of lift, so lift will travel more distance and you will travel lesser distance, तो आप धीरे धीरे ऊपर होते जाएंगे, फाइनली आपका सिर जोर से सीलिंग में जाके लगेगा। ये बात होगी। प्लीज पॉज एंड कॉपी, देन आई गो टू द नेक्स्ट। देखो बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ में है कि इंपल्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है इन पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम का, पहले तो आप उसको ऑब्जर्व करिए। और आपको मालूम है कि पोजीशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है उसके स्लोप से मुझे वेलोसिटी मिलती है। यहां पर वन डायमेंशन मोशन की बात हो रही है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पोजीशन वर्सेस टाइम के स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलेगी। अगर प्लस होगी तो मतलब वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होगी, स्लोप नेगेटिव आएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इस तरह से हम सोचेंगे। तो एक बात तो पहले ये क्लियर है हमारे दिमाग में कि पोजीशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसके स्लोप से मुझे वेलोसिटी मिलती है। तो मेरे पास ये ग्राफ है, देखिए 0 टाइम से लेस में ये ग्राफ है, 0 से 4 के बीच में ये ग्राफ है मेरे पास, 4 से बियॉन्ड मेरे पास ये ग्राफ है। अगर हम कुछ पॉइंट्स ले लें, यहाँ पर ये पॉइंट बी ले लिया, ये पॉइंट सी ले लिया, मान लीजिए ये 5 सेकंड है, ये 6 सेकंड है, इस तरह से, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये 4 हुआ और ये 3 हुआ, ये हाइट 3 है मेरे पास, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4 और 3, 4 एंड 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5 और ये हाइट 3, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 और 3, सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6 और 3, इस तरह की बात होगी। इसी तरह से यहां पर अगर मैं सोचूं ये -1 सेकेंड, ये -2 सेकेंड, इस तरह से मैं सोचूं तो ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 0, एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2 0, ये बात हो गई। ये पॉइंट D हो गया, ये पॉइंट D हो गया, यहां लिख लेते हैं D पॉइंट, इस तरह से। तो अब अगर मुझे ये देखना है कि 0 टाइम से पहले बॉडी की स्पीड क्या थी, तो बिकॉज ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो स्लोप से मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, और स्लोप हमें कैसे मिलता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। कोई भी दो पॉइंट्स मुझे ले लेने हैं लाइन के ऊपर, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करना है। लेस देन 0 के लिए मेरे पास एक ये E पॉइंट है, D पॉइंट है, O पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट लेके मैं स्लोप निकाल सकता हूं। तो पहले मैं सबसे पहले टू फाइंड स्लोप, ठीक है, तो स्लोप मैं निकाल रहा हूं फॉर पॉइंट नंबर 1 t लेस देन 0, तो स्लोप मेरे पास हो जाएगा t लेस देन 0 नेगेटिव टाइम के लिए
ये x1y1 या x2y2 मान लेते हैं, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, या ये दो ले सकते हैं या ये दो ले सकते हैं, आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं। मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये x1y1 ये x2y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 माइनस 0 और -1 माइनस -2, ये हो गया 0। तो मेरा स्लोप 0 हो गया, तो मेरी वेलोसिटी 0 हो गई फॉर t लेस देन 0, ये बात। और आपको मालूम है, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा बेसिक्स कर रखा हो ब्रिज कोर्स में, तो आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, आप जानते हैं। तो ये स्लोप निकालने के बदले 2 पॉइंट्स मार्क करने के बदले आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि ये जो रीजन मुझे दिख रहा है जहां पर टाइम लेस देन 0 है, वहां पर मेरा ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा 0 होता है, आप जानते हैं। तो ये जो पोर्शन है टाइम लेस देन 0 का, वहां पे मेरे पास स्लोप 0 है, आप डायरेक्ट लिख सकते थे। तो स्लोप मींस वेलोसिटी, बिकॉज ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम का, तो मेरे पास स्पीड 0 हो गई। तो दैट मींस 0 टाइम तक मेरी बॉडी स्टेशनरी है। स्पीड 0 होने का मतलब क्या हुआ, बॉडी खड़ी हुई है अपनी जगह पे। तो बॉडी खड़ी हुई है, और आप देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट हमको मिल रहा है वाई एक्सिस से, यानी किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट देखिए तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट बॉडी का चेंज नहीं हो रहा है। दैट मींस बॉडी जहां पर है वहीं पर खड़ी हुई है। स्टेशनरी होगी तो बॉडी का पोजीशन फिक्स्ड रहेगा, और उसका पोजीशन फिक्स्ड हमको दिख रहा है वाई कोऑर्डिनेट, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट पोजीशन इज गेटिंग, वी आर गेटिंग फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट, एवरीवेयर वाई कोऑर्डिनेट इज 0। दैट मींस बॉडी स्टेशनरी टिल द टाइम t इक्वल टू 0। तो उसकी स्पीड 0 होनी चाहिए, वो सही बात है। अगर हम OA रीजन की बात करें, इस रीजन की, जब टाइम 0 से 4 सेकंड्स के बीच में है, इसका स्लोप निकालना हो तो ये पॉइंट मुझे पता है, ये पॉइंट पता है, इनके स्लोप निकाल लीजिए। फॉर सेकंड 0 लेस देन t लेस देन 4, 0 और 4 के बीच में मुझे स्लोप निकालना है। तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, तो m मेरे पास हो गया 3/4, यानी वेलोसिटी हो गई 3/4 मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास इस रीजन में 0 से 4 सेकंड तक वेलोसिटी 3/4 है, और ये कांस्टेंट है बिकॉज मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप कांस्टेंट रहेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहता है मतलब ये स्लोप कांस्टेंट रहेगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो 0 सेकंड से 4 सेकंड तक बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 3/4 मीटर पर सेकंड, और अब वो मूव कर रही है इसलिए उसकी पोजीशन बदलेगी। तो आप देख सकते हैं ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड्स है, ये 3 सेकंड्स है। 1 सेकंड में पोजीशन ये हो गई, 2 सेकंड से पोजीशन ये हो गई, 3 सेकंड से पोजीशन ये हो गई। तो बॉडी की पोजीशन बार बार बदल रही है, ये हमें समझ में आ रहा है। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये स्लोप किसका है, स्ट्रेट लाइन का है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब 0 से 4 तक थ्रू आउट हर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 3/4 मीटर पर सेकंड। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ओरली उनको लिखते जाइए ताकि फंडे डेवलप होंगे। बहुत सारी बातें मैंने बताई। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलती है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहता है। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको लिखते जाइए तो आपको पता रहेगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इट इज स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहता है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। मूव कर रही है बॉडी, रुकी हुई नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपको पता है एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पक्की बात है। तो एक्सीलरेशन बिकम 0 बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो शायद आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, यहां लिख देता हूं एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 फॉर 0 to 4 सेकंड्स। शुरू में तो वेलोसिटी नहीं है तो एक्सीलरेशन तो 0 हो ही गया, बात क्लियर हो गई। बॉडी एक ही जगह पे खड़ी है। तो सेकंड केस में भी एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी बदल नहीं रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है 3/4 की। ए के ऑनवर्ड्स देखें, मतलब टाइम जब मोर देन 4 सेकंड्स है। थर्ड, व्हेन टाइम इज मोर देन 4 सेकंड्स, अगेन आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जानते हैं, बिकॉज़ ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए।
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो गया 3 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 5, कितना हो गया 0। तो स्लोप 0 हो गया, तो वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन भी 0, बिकॉज एक्सीलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमेशा 0 है, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी भी 0 है, एक्सीलरेशन भी 0 है फॉर मोर देन 4 सेकेंड्स। हमको पूछा है व्हाट इज द फोर्स फॉर t लेस देन 0। t लेस देन 0 में मेरे पास एक्सीलरेशन कितना है, 0, बिकॉज वेलोसिटी 0 है। हमेशा वेलोसिटी 0 हो तो एक्सीलरेशन 0 नहीं होता है। जब बॉल ऊपर होता है, जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुक जाता है, वेलोसिटी 0 होती है, तो एक्सीलरेशन 0 नहीं होता है, g होता है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है t लेस देन 0 में। कोई भी दो टाइम ले लीजिए आप, तो सभी टाइम्स पर आपकी वेलोसिटी 0 है, सभी टाइम से वेलोसिटी 0 है, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 करेंगे तो आपको एक्सीलरेशन 0 मिलेगा। तो वेलोसिटी 0 होने की वजह से एक्सीलरेशन 0 होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको। एक्सीलरेशन अगर आपको निकालना है इस केस में, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो वेलोसिटी निकाल लीजिए किसी भी दो पॉइंट्स पे, हर पॉइंट पे वेलोसिटी 0 आपको पता है, बॉडी रुकी हुई है। तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 करेंगे तो v2 और v1 दोनों 0 है, तो 0 माइनस 0 अपॉन t2 माइनस t1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि फोर्स यहां पर भी 0 हो जाएगा इस केस में, जब टाइम लेस देन 0 है। यहां पर भी इस वाले रीजन में आप देख रहे हैं, ये हमने किया सेकंड वाला केस। यहां पर भी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 है, तो फोर्स 0 हो जाएगा, F इज m into a। जहां पर एक्सीलरेशन 0, फोर्स भी 0 हो जाएगा। और t मोर देन 4 सेकंड्स, वहां पर भी एक्सीलरेशन 0 है, तो यहां पर भी आपका फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थोड़ी सी एक बात हम ये जरूर सोच सकते हैं, टू फाइंड द स्लोप t लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 ले सकते हैं, बिकॉज़ ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है ग्राफ में। यहां पर भी 0 लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बिकॉज़ 4 सेकंड्स का पॉइंट इंक्लूडेड है ग्राफ में। लाइक दिस वी कैन थिंक। तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि इस रीजन में जब तक t लेस देन 0 है, तब तक एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 बिटवीन 0 एंड 4, एंड बियॉन्ड 4 आल्सो एक्सीलरेशन 0। तो हर बार फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो फोर्स between for t less than 4 will be 0, force between 0 and 4 भी 0 होगा, and force for t more than 4 0 होगा। जिस पॉइंट पे वेलोसिटी बदलेगी वहां पर एक्सीलरेशन होगा और वहां पे फोर्स होगा। जिस पॉइंट पे वेलोसिटी बदलेगी, हमको समझ में आ रहा है कि ये जो O पॉइंट है, इसके लेफ्ट पे आपका स्लोप 0 है और राइट साइड पे स्लोप, इसका स्लोप है कितना, देखिए 3/4। तो ये जो 0 पॉइंट दिख रहा है आपको, इसके लेफ्ट पे स्लोप 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और राइट पे स्लोप 3/4 है। यानी कि 0 पॉइंट पे बॉडी पर फोर्स लगा है उस इंस्टेंट पे, केवल उस इंस्टेंट पे, क्योंकि 0 टाइम पर ही लेफ्ट साइड और राइट साइड में स्लोप डिफरेंट है, मतलब वेलोसिटी डिफरेंट है, तो आपके अंदर एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ है एट 0 टाइम। एंड सेम फॉर फोर्थ सेकंड टाइम, फोर्थ के लेफ्ट में आपका स्लोप 3/4 है और राइट साइड में स्लोप कितना है, 0 है। तो 4 सेकंड्स के लेफ्ट में और राइट में स्लोप डिफरेंट है, वेलोसिटी डिफरेंट है, मतलब बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन है, मतलब बॉडी के अंदर फोर्स है। तो हमें निकालना है इंपल्स एट t इक्वल टू 0। इंपल्स मींस चेंज ऑफ मोमेंटम, इंपल्स मींस चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैं यहां पे लिखता हूं आपके लिए, पहले बात है इंपल्स एट 0, तो impulse is delta p, and delta p means p2 minus p1, final momentum minus initial momentum। final momentum होगा mv2 minus mv1, momentum होता है mv, p2 मतलब final momentum, mv2 minus mv1, m कॉमन ले लिया जाए तो ये हो गया v2 minus v1। 0 टाइम के लिए राइट साइड की वेलोसिटी v2 और लेफ्ट साइड की वेलोसिटी v1, ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। इस तरफ की वेलोसिटी कितनी है, 3/4। मास हमारे पास है 4 kg, तो 4 into 3/4 minus 0, तो ये हो गया 3 न्यूटन सेकेंड। एंड इंपल्स एट 4th सेकेंड, दैट विल अगेन बी डेल्टा p, p2 minus p1, m into v2 minus v1। अब 4th सेकेंड के लिए ये वेलोसिटी फाइनल और ये वाली इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है, 0, तो ये हो गया 4 मास, फाइनल 0, इनिशियल कितनी 3/4, तो -3 न्यूटन सेकंड, ये आपका मोमेंट इंपल्स हो गया एट 4th सेकंड, ये बात हो गई। तो इंपल्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम मींस mv2 minus mv1, बिकॉज मोमेंटम इज mv,
तो चेंज ऑफ मोमेंटम मींस P2 माइनस P1, P2 मतलब फाइनल मोमेंटम mv2, P1 मतलब इनिशियल मोमेंटम mv1, तो mv2 माइनस mv1 वो आपका चेंज ऑफ मोमेंटम, वो आपका इंपल्स। तो ये सब इस तरह से होगा, इतने कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने थे। प्लीज पॉज एंड कॉपी, देन आई गो टू नेक्स्ट। देखो जो नेक्स्ट सम बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का सम है। दो ब्लॉक्स हमको दिए हुए हैं, एक का मास 20 kg, एक का मास 10 kg है। हमने इस ब्लॉक को खींचा है 600 न्यूटन के फोर्स से। ये दोनों ब्लॉक्स को हमने एक रस्सी से बांध रखा है। स्मूथ फ्लोर है, मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा, इसका मीनिंग ये हुआ। तो पूछा जा रहा है कि जब इसको हम खींचेंगे तो दोनों का एक्सीलरेशन कितना होगा और इस रस्सी में टेंशन कितना क्रिएट होगा, ये हमको बताना है। तो बेटा दो तीन बातें याद रखना, ये बहुत इजी सम है और सिंपल सम है। जो रस्सी आपको दी हुई है ये इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब कि अगर यहाँ बीच में स्प्रिंग होती तो आपको पता है कि जब हम इसको खींचते तो स्प्रिंग क्या होती, इलोंगेट होती। दैट मींस दोनों ब्लॉक्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता, इंक्रीज होता। लेकिन बिकॉज ये रोप इनएक्सटेंसिबल है, दैट मींस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आपको लगे बॉडी मूवेबल बॉडीज के सम्स आए और आपको लगे कि दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस, उनको जो बांधने वाला चीज है, रस्सी है, कॉर्ड है, जो भी है, अगर उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती है, दोनों ब्लॉक्स के बीच के डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है, तभी दोनों के बीच में एक्सीलरेशन सेम होगा, वरना नहीं होगा। सेकेंडली ये रोप आपको मासलेस दी हुई है। मासलेस का मतलब ये है कि इसका मास इनके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। अगर ये रस्सी मास वाली होगी तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, वो हम देखेंगे आगे हायर लेवल के सम्स में, जेई के वीडियोस में। लेकिन अभी आपकी रस्सी मासलेस है, इसलिए हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो दो बातें मैंने आपको बताई कि ये रस्सी मासलेस है, इसलिए हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, और बिकॉज ये रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन सेम आएगा, नहीं तो अलग अलग लेना पड़ेगा। इस समय इनएक्सटेंसिबल है तो ये आगे जाएगा विद एक्सीलरेशन है और ये भी जाएगा विद एक्सीलरेशन है। जब इस ब्लॉक को हम खींचेंगे तो ये ब्लॉक इस ब्लॉक को खींचेगा विद हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो ये ब्लॉक इसको खींचता है विद अ फोर्स T, तो ये भी इसको एज अ रिएक्शन खींचेगा विद अ फोर्स T लाइक दिस। जिस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है उसके पास एरो बनाएंगे, तो T ऐसे बना और ये वाला T इस पर लग रहा है, ये वाला T इस पर लग रहा है, इस तरह से। तो हमने इस ब्लॉक को खींचा, तो इस ब्लॉक ने इस रस्सी के थ्रू इस ब्लॉक को खींचा, तो टेंशन T आ गया रस्सी में, रस्सी के टेंशन T से इस ब्लॉक को खींचा, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो जब इस ब्लॉक ने इस ब्लॉक को खींचा तो ये ब्लॉक भी इसको उल्टा खींचेगा विद द फोर्स T, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, ये बात है। तो हमने दोनों ब्लॉक्स पे सारे फोर्स देख लिए। इसके ऊपर F और T है, स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं। ऑफ कोर्स mg होगा, n होगा, लेकिन वो वर्टिकल फोर्सेस हैं और मुझे इस समय हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करनी है, तो मैं वर्टिकल फोर्स की चिंता नहीं करूंगा। आई विल ओनली कंसीडर द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, इसलिए मैं mg और नॉर्मल रिएक्शन वगैरह नहीं दिखा रहा हूं। दैट इज टू बी अंडरस्टूड बाय मी। तो ब्लॉक नंबर बी के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये फोर्स आगे खींच रहा है, ये फोर्स पीछे खींच रहा है और रिजल्टेंट A मुझे मिल रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये डोमिनेटिंग फोर्स होगा क्योंकि ब्लॉक इस तरफ जा रहा है। तो 600 माइनस T विल बी इक्वल टू F नेट यानी m into A, तो 20 into A। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। 600 माइनस T विल बी F नेट मतलब m into A नेट, A नेट मेरे पास ये है, मास into A नेट ये हो गया। A की इक्वेशन लिखूंगा, A के ऊपर एक ही फोर्स है T जो आगे की तरफ खींच रहा है, दिस फोर्स इज कॉजिंग दिस एक्सीलरेशन, तो T इज इक्वल टू ma, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दें तो 600 मेरे पास हो गया 30A, तो A मेरे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप A को यहाँ पे रख दीजिए तो आपको T मिल जाएगा, बहुत आसान। और इसी तरह से फिर B पार्ट में बोला है, अगर हम A ब्लॉक को खींचें विद दिस फोर्स तो टेंशन कितना होगा। तो ये मेरे पास A ब्लॉक है, ये मेरे पास B ब्लॉक है, यहाँ पे 20 kg, यहाँ पे 10 kg। अब मैंने इसको ऐसे खींचा है, फोर्स ऑफ 600 सर, इस तरह से एक रस्सी बनी हुई है, तो जब हम खींचेंगे तो ये इसको उल्टा खींचेगा इस तरह से, तो ये इसको पुल बैक करेगा लाइक दिस, ये बात होगी। दोनों का एक्सीलरेशन इस तरफ होगा, दोनों इस तरफ मूव करेंगे सेम एक्सीलरेशन से, बिकॉज स्प्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। बार बार बता रहा हूं, इनको लिख लीजिए बातों को। तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो ये ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, मतलब ये डोमिनेटिंग फोर्स है, तो 600 माइनस T इक्वल टू ma, तो A ब्लॉक की इक्वेशन आ जाएगी 600 माइनस T इज इक्वल टू 10 into A,
ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई 10 into a, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी खाली t फोर्स खींच रहा है इसको, दैट इज कॉजिंग दैट एक्सीलरेशन, तो b के लिए t विल बिकम 20 into a, पॉइंट नंबर 2 ऐड कर लेंगे तो 630 ये हो जाएगा, तो a तो फिर से 20 मीटर पर सेकेंड पर आएगा, लेकिन जब आप a को रखेंगे इसमें तो यहाँ पर रखेंगे तो t यहाँ पे 400 आ जाएगा, और a को 20 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर t कितना आ जाएगा 200। तो आप देख रहे हैं टेंशन अलग अलग है, तो इट मेक्स अ डिफरेंस कि आप कौन से ब्लॉक को खींच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टेंशन रहेगा, ये बात हो रही है। ठीक है, प्लीज पॉज एंड कॉपी, देन आई गो टू द नेक्स्ट वन। देखो बच्चों, बहुत बढ़िया सम है, और इस सम पे जाने से पहले हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। हमारे पास दो मासेस हैं 8 kg और 12 kg की, उनको हमने एक लाइट इनएक्सटेंडेबल स्प्रिंग से बांधा है। ये रस्सी जो है लाइट है, मतलब मास नहीं है, मास नहीं है तो जैसे मैंने पिछले सम में बताया टेंशन एंड ऑल द पॉइंट्स विल बी सेम, और इनएक्सटेंसिबल है मतलब ये रस्सी की लेंथ फिक्स्ड है, मतलब दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा। और हमारे पास पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है। अब पुली के बारे में थोड़ा बातें समझ लीजिए। पुली का काम होता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, केवल इतना ही काम होता है पुली का, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर आपके पास पुली मास वाली है, मान लीजिए इस पुली के पास कुछ मास है, और अगर ये फ्रिक्शनलेस नहीं है तो जब ये दोनों मास ऐसे रोल करेंगे, ये नीचे आएगा ये ऊपर आएगा, तो पुली क्या करेगी, घूमना शुरू करेगी। और आपको समझ में आ रहा है कि अगर हमको एक एक्सीलरेशन निकालने हैं तो इनका मोशन एक्सीलरेटेड है, दैट मींस जैसे जैसे ब्लॉक नीचे जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। इनके एक्सीलरेशन निकालने हैं हमको, दोनों ब्लॉक्स के हम निकाल भी लेंगे, तो इनका जो मोशन होगा एक्सीलरेटेड मोशन होगा, दैट मींस जैसे जैसे नीचे जाएगा और ये जैसे ऊपर आएगा, इनकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो ये जो पुली है जब गोल घूम रही होगी ऐसे, तो उसकी भी एंगुलर स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब आप रोटेशनल मोशन में जाएंगे तो आप इन बातों को और डीप में समझेंगे कि इसकी एंगुलर स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है, बिकॉज ये जैसे जैसे ज्यादा स्पीड से नीचे जाएगा तो इसकी घूमने की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, मतलब इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ेगी। जिस तरह से लीनियर मोशन में जो अब तक आपने पढ़ा है चैप्टर 2, 3, 4, 5 में, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, लीनियर मोशन के लिए फोर्स एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है और वेलोसिटी बदलता है। फोर्स एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है जिससे वेलोसिटी बदलती है। उसी तरह से आप रोटेशनल मोशन देखेंगे, रोटेशनल मोशन में देखेंगे टॉर्क एक चीज है फोर्स की तरह से जो एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है और उसकी वजह से एंगुलर स्पीड चेंज होती है। तो फोर्स की वजह से हमारे पास एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है और एक्सीलरेशन से डेल्टा भी होता है, यानी कि आपकी लीनियर स्पीड बदलती है, लीनियर वेलोसिटी बदलती है। इसी तरह से टॉर्क आप देखेंगे जो एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से एंगुलर स्पीड चेंज होती है। तो अगर इसकी एंगुलर स्पीड चेंज हो रही है मतलब इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, इस पर टॉर्क अगर लग रहा है तो टॉर्क इज कॉज्ड बाय अ फोर्स। अब आप देख लीजिए, अगर मैंने कहा कि यहां पर टॉर्क टेंशन T1 है स्ट्रिंग में और यहां पे टेंशन T2 है, अगर मान लीजिए मैंने कहा दोनों तरफ टेंशन T है क्योंकि लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाएं तो इसको नीचे खींचा जाएगा 12G फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये इसको ऐसे खींचेगा विद अ T फोर्स, तो ये पुली जो है इसको वापस ऊपर खींचेगी विद अ फोर्स T। आप कहेंगे कि लाइट है स्ट्रिंग, तो सब जगह टेंशन सेम होना चाहिए। इस वाले को भी अर्थ खींच रही है विद 8G फोर्स, तो ये भी इसको खींचेगा विद अ T फोर्स, तो ये भी T फोर्स ऊपर की तरफ, और बिकॉज रस्सी सेम है इसलिए हमको T और T लेना पड़ेगा, वरना इस साइड T और T और ये T डैश और T डैश लेना चाहिए, लेकिन रस्सी सेम है तो टेंशन सेम रहेगा, ये बात हुई। तो अभी देखो क्या हुआ, अर्थ ने इसको खींचा नीचे 12G फोर्स से, mg से, तो इसने पुली को नीचे खींचा विद स्ट्रिंग, तो पुली पे फोर्स आया T इस तरह से। इसको भी अर्थ ने नीचे खींचा विद 8G फोर्स, mg फोर्स, तो इसने भी पुली को नीचे खींचा विद T फोर्स। तो ये रिएक्शन पुली का और ये रिएक्शन पुली का, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। इसने पुली को खींचा, पुली ने इसको खींचा, इसने पुली को खींचा, पुली ने इसको खींचा विद दिस मच फोर्स। दोनों तरफ T क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप कहेंगे सर आपने कहा है कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, लाइट है मतलब सब जगह टेंशन सेम होना चाहिए। अब देखो क्या होगा बच्चों, अगर ये T फोर्स ऐसे होगा, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, ये T फोर्स ऐसे खींचेगा तो ये ऐसे घूमेगी, और ये T फोर्स ऐसे खींचेगा तो ये ऐसे घूमेगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मोशन बैलेंस हो जाएंगे बिकॉज़ दोनों तरफ के फोर्स इक्वल है। तो हमारे पास टॉर्क 0 हो जाएगा, तो ये पुली घूमेगी नहीं, ये बात हो जाएगी।
लेकिन हमको तो पुली को घुमाना है, दैट मीन्स ये वाला टेंशन ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा, इस तरह की बात हो जाएगी, तभी पुली इस तरह से घूम पाएगी, मतलब टेंशन दोनों तरफ सेम नहीं होंगे। तो अगर इस पुली के पास मास है और ये फ्रिक्शनलेस है तो इस तरफ टेंशन और इस तरफ टेंशन सेम नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों तरफ अगर टेंशन सेम होंगे तो क्लॉकवाइज मोशन एंटी क्लॉकवाइज मोशन बैलेंस हो जाएगा, तो ये व्हील इस तरह से घूम नहीं सकता है, उसकी एंगुलर स्पीड इस तरह से इंक्रीज नहीं हो सकती है, क्योंकि ये वाला टेंशन जो है ये वाला इस तरह का टॉर्क क्रिएट करेगा और ये वाला इस तरह का टॉर्क क्रिएट करेगा, आप रोटेशनल मोशन में देखेंगे डिटेल में, तो फिर ये पुली में एंगुलर स्पीड चेंज नहीं हो सकती है। लेकिन अगर ये पुली मासलेस है, अगर ये पुली मासलेस है और भले फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको रोटेशन मोशन में समझ में भी आएगा ज्यादा, ये T1 फोर्स है, ये T2 फोर्स है, सपोजिंग T2 T1 कर दिया तो ये इसको ऐसे खींचेगा और ये इसको ऐसे खींचेगा उल्टा, मतलब नेट मेरे पास टॉर्क जो आएगा वो आप रोटेशन मोशन में देखेंगे, टॉर्क मेरे पास बनेगा T1 माइनस T2 फोर्स और इनटू R, ऐसी बात हो जाएगी, ये R रेडियस ऑफ द पुली, ऐसी बात होगी। तो T1 R इस तरह से, T2 R उल्टा, तो नेट मेरे पास बचेगा T1 माइनस T2 R, ये बात हो जाएगी। थोड़ा डीप में जाके बता रहा हूं आपको मैं, आप समझ लीजिए रोटेशन मोशन पे ये पोर्शन आपको ज्यादा समझ में आएगा, फिलहाल आप इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि फ्रिक्शनलेस क्यों बोला और अगर मासलेस बोलेगा तो क्यों बोलेगा, ये मैं थोड़ा डीप में आपको अभी समझा रहा हूं। और ये जो टॉर्क है जिस तरह से F इक्वल टू ma होता है, तो ये I अल्फा हो जाएगा, दिस विल बिकम T1 माइनस T2 इनटू R, I इज कंट्रोल्ड बाय मास ऑफ द बॉडी, तो ये हो जाएगा mk स्क्वायर, वेयर k विल बी द रेडियस ऑफ जायरेशन, आप रोटेशनल मोशन में ज्यादा समझेंगे, फिलहाल ऐसे कर दिया मैंने। अब अगर मेरे पास इसका मास 0 है, मासलेस है, तो ये m 0 हो जाएगा, देयरफॉर T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। तो अगर ये पुली फ्रिक्शनलेस नहीं हुई और लेकिन अगर मासलेस हो गई, फ्रिक्शनलेस नहीं है तो घूमेगी, लेकिन मासलेस हो गई, मासलेस हो जाने से T1 और T2 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो if pulley is massless, if pulley is massless, then T1 will be equal to T2, दोनों तरफ टेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये बात। अगर फ्रिक्शनलेस पुली है, भले उसके पास मास है, हमने कह दिया पुली इज मासलेस, अब मास हो लेकिन फ्रिक्शनलेस हो, तो जैसे कोई रस्सी उस पर तेल लगा हो तो आप उस पर चढ़ पाएंगे क्या, उसको खींच के नहीं चढ़ पाएंगे, बिकॉज उस पर बहुत तेल लगा हुआ है, फ्रिक्शन गायब हो गया, तो वो क्या होगी, फिर जो रोप है आपके हाथों में स्लिप होगी, आप उसको पकड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, वो रोप बार बार स्लिप होगी, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनलेस है। लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा तो आप उसको पकड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो अगर ये फ्रिक्शनलेस हुई, तो जैसे फ्रिक्शनलेस रोप, तेल डाल दो तो आप रोप पे चढ़ नहीं सकते, तो अगर ये रोप फ्रिक्शनलेस हो गई पुली, तो फिर ये रोप क्या होगी, इस पे खाली स्लिप कर जाएगी, ये पुली को घुमाएगी नहीं, क्योंकि देयर वोंट बी एनी रिलेटिव मोशन, तो पुली ऐसे खड़ी रहेगी, गोल नहीं घूमेगी, बिकॉज फ्रिक्शनलेस है। तो जैसे फ्रिक्शनलेस पे हम ऊपर चढ़ नहीं सकते उसको पकड़ के, उसी तरह से ये जो रोप है वो इस पुली को घुमा नहीं पाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन का काम होता है टू अपोज रिलेटिव मोशन। अगर फ्रिक्शन होता तो रस्सी ऐसे जा रही है तो पुली को भी वैसे घुमा देता, ताकि रिलेटिव मोशन ना हो रोप और पुली के बीच में। फ्रिक्शन का काम ही है टू अपोज रिलेटिव मोशन, टू अपोज रिलेटिव मोशन मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम रखना। रिलेटिव मोशन क्रिएट हो जाएगा तो दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट होने नहीं देता है, कोशिश करता है कि वेलोसिटी सेम रहे। तो अगर फ्रिक्शन होता तो रोप जिस स्पीड से तो जा रही है, ये पुली भी उसी स्पीड से घूमती, तो पुली घूमना शुरू कर देती। लेकिन फ्रिक्शनलेस है तो पुली गोल घूमेगी नहीं, भले उसके पास मास हो के नहीं हो, तो फिर खाली क्या होगा, रोप इसके ऊपर से स्लिप होगी, वो पुली को घुमाएगी नहीं, ये बात है। तो फ्रिक्शनलेस होने से क्या हुआ, ये पुली घूमेगी नहीं, ये बात है, भले उसके पास मास हो के नहीं हो। तो अगर घूमेगी नहीं तो उसमें अल्फा क्रिएट नहीं होगा, तो T1 विल बिकम इक्वल टू T2। तो फ्रिक्शनलेस होने से इसकी एंगुलर स्पीड चेंज नहीं होगी, तो अब अल्फा क्रिएट नहीं होगा, तो T1 विल बी इक्वल टू T2, ये बात हो रही है। तो इफ पुली इज फ्रिक्शनलेस, इफ पुली इज फ्रिक्शनलेस, ठीक है, देन अल्फा विल बी 0, देयर विल बी नोबडी टू अप्लाई टॉर्क ऑन इट, तो अल्फा विल बी 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। दोनों केस में मैं देख रहा हूं कि T1 इक्वल टू T2 होगा, तो आपको याद रखना है, अगर पुली मासलेस हो गई तो T1 इक्वल टू T2 होगा, अगर पुली फ्रिक्शनलेस हो गई तो भी T1 इक्वल टू T2 होगा, ये बात याद रखेंगे। तो इस समय फ्रिक्शनलेस होने से मैंने दोनों तरफ का टेंशन क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ये बात हो गई, ठीक है, T और T हो गई।
अब इसकी बात करें, हमको समझ में आ रहा है कि ये भारी है तो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इनके बीच में जो लेंथ है वो फिक्स्ड है, इनएक्सटेंसिबल है, तो ये नीचे जाएगा विद एक्सीलरेशन ए और ये ऊपर आएगा विद एक्सीलरेशन ए, दोनों का एक्सीलरेशन सेम रहेगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसके ऊपर दो फोर्स हैं, ये और ये, नीचे जा रहा है तो ये डोमिनेटिंग फोर्स होगा, ये वीक फोर्स होगा, तो 12G माइनस टी विल बी m into a, 12 into a, फर्स्ट वन। इसके लिए दो फोर्स हैं, 8G नीचे, T ऊपर, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ये डोमिनेटिंग फोर्स होगा, ये वीक फोर्स होगा, तो T minus 8G will become mass into acceleration 8a। ये सेकंड नंबर पॉइंट आ गया। ऐड कर दिया जाए तो 4G will be equal to 20a, तो a मेरे पास हो जाएगा G upon 5, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G को 10 ले लेते हो, 4 1 जा 4 5 जा 5 नीचे लाइक दिस, ये एक्सीलरेशन आ गया। a को यहां पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। ये है पुली वाले सम्स, और मैंने बताया कि ये बहुत इजी सम है बिकॉज़ हमको बताया कि पुली फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस हो या मासलेस हो, तो मैंने बताया दोनों तरफ टेंशन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। उसका डीप कॉन्सेप्ट ये है, आप रोटेशन मोशन करेंगे तब आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी, लाइक दिस। प्लीज पॉज एंड कॉपी। देखो बेटा, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। अ न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन लेबोरेटरी रेफरेंस फ्रेम, यानी हम एक लैब में खड़े हैं, वो हमारा रेफरेंस फ्रेम है और हम देख रहे हैं न्यूक्लियस वहां पे रेस्ट पे है। शो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, मतलब वो दो छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाए, दो छोटे टुकड़ों में टूट जाए, तो दे मस्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों जो छोटे टुकड़े हैं, छोटे फ्रैगमेंट्स हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, मतलब उनकी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसका मतलब एक की वेलोसिटी प्लस तो दूसरे की वेलोसिटी माइनस होनी चाहिए, ये मीनिंग है। तो जब वो कहता है प्रूव दैट दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो हमें प्रूव करना है ऑपोजिट डायरेक्शंस के लिए वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो एक की वेलोसिटी प्लस एक की वेलोसिटी माइनस। अगर हमने ऐसा प्रूव कर दिया तो हम प्रूव कर देंगे दोनों फ्रैगमेंट्स, दोनों टुकड़े जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ये प्रूव हो जाएगा। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए हमको प्रूव क्या करना है। जब हमको कहा गया कि प्रूव दैट दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस आफ्टर द एक्सप्लोजन, ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं मतलब उनकी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक लेफ्ट की तरफ है एक राइट की तरफ है, तो एक की वेलोसिटी प्लस होगी एक की वेलोसिटी माइनस होगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है जो रेस्ट पर है, इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी इस समय 0 है। ये दो टुकड़ों में टूट गया लाइक दिस, ठीक है, एक ये फ्रैगमेंट हो गया, ये फ्रैगमेंट हो गया, ये m1 ये m2, इसकी वेलोसिटी v2 इसकी वेलोसिटी v1, ऐसी बात हो गई। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास पूरा एक सिस्टम है इस न्यूक्लियस का, और ये इन दो टुकड़ों में ब्रेक हो गया। इन दो टुकड़ों में ब्रेक होने के लिए बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया इस न्यूक्लियस के ऊपर, ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही ब्रेक हुआ है। तो ये खुद ही ब्रेक हुआ है, मतलब इस सिस्टम के ऊपर बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया। तो इस सिस्टम के ऊपर F एक्सटर्नल 0 है। एक्सटर्नल मींस बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया, हम नहीं देख रहे हैं, ये अपने आप ही ब्रेक हुआ है। स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप ब्रेक हुआ है, किसी ने बाहर से किक नहीं किया इसको, इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया ताकि वो टूट जाए, अपने आप टूट गया। तो F एक्सटर्नल इस सिस्टम के ऊपर 0 है, और आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इस सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मतलब बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। जो मोमेंटम पहले था एक्सप्लोजन के, वही मोमेंटम बाद में रहेगा सिस्टम का। एक एक पार्टिकल का नहीं, एक एक पार्टिकल का तो बदल सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम का मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन जो पहले था वो बाद में रहेगा। सिस्टम का पहले केवल ये पार्टिकल है, बाद में ये दो पार्टिकल्स हैं, तो टोटल मोमेंटम इसका और टोटल मोमेंटम इन दोनों का मिला करके वेक्टर सम वो सेम रहेगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इफ F external is 0 then momentum of the system will be constant। इसका मतलब है Pi will be equal to Pf, initial momentum equal to final momentum for the entire system, for the entire system।
इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी, बिफोर एक्सप्लोजन मास वेलोसिटी, तो m इनटू 0 यहां पे लिख देते हैं, m इनटू 0। मोमेंटम सिस्टम का आफ्टर एक्सप्लोजन m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो गया सिस्टम का मोमेंटम, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, वेक्टर सम, तो 0 बिकम्स इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बिकॉज यहां पर वेक्टर लगाए तो यहां पर भी वेक्टर लगा देना चाहिए, लाइक दिस, ये बात हो गई। तो आई कैन सी दैट m1 v1 विल बी इक्वल टू माइनस m2 v2, तो v1 मेरे पास हो जाएगा माइनस m2 अपॉन m1, ये ऐसे किया मैंने, m1 नीचे ले गया और फिर इसको लिख दिया माइनस v2, दैट इज ओके। अब m2 अपॉन m1 मास अपॉन मास कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, v1 इक्वल टू माइनस v2, यानी v1 और v2 की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। तो v1 इक्वल टू समथिंग इनटू माइनस v2, मतलब v1 अगर प्लस v2 अगर प्लस होगा तो v1 क्या हो जाएगा माइनस, और v2 अगर माइनस होगा तो माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, v1 प्लस हो जाएगा। यानी कुल मिला के v1 और v2 की डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब बोथ द फ्रैगमेंट्स विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ये बात हो रही है। इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेस पर हमने प्रूव किया, ये बात हुई। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल सिमिलर है, देखिए 2 बिलियर्ड बॉल्स, ओके आई विल डू 19 फॉर यू बिकॉज इट इज कनेक्टिंग, फिर 18 कराता हूं। 19 बिल्कुल सिमिलर है इसके जैसा, ये देखो, अ शेल ऑफ मास 0.02 kg इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 100 kg, मतलब हमारे पास एक गन है 100 kg मास की, उसके अंदर एक छोटा तोप का गोला है 0.05 kg का शेल है, उसको हमने फायर किया। मजल स्पीड ऑफ शेल, मतलब शेल जिस स्पीड से गन से बाहर आया उससे हम मजल स्पीड कहते हैं। मजल स्पीड ऑफ शेल मतलब जिस स्पीड से शेल गन से बाहर निकला वो 80 मीटर पर सेकंड है। तो गन की रिकॉइल स्पीड क्या होगी, गन पीछे किस स्पीड से जाएगी ये उसको बताना है। तो आपने कई बार पिक्चरों में देखा होगा, जो सोल्जर्स होते हैं वो जब गन चलाते हैं, स्टिन गन चलाते हैं, तो कई बार वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बुलेट्स आगे जाती हैं तो बुलेट गन पे पीछे की तरफ फोर्स लगाती है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, तो गन पीछे की तरफ जाती है। इसलिए पूछा गया व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड, रिकॉइल स्पीड मतलब गन पीछे किस वेलोसिटी से जा रही है वो हमको बताना है। तो अगेन प्लीज थिंक कि ये हमारे पास देखो बच्चों सिस्टम है, ठीक है, लाइक दिस, और ये मेरे पास इस तरह से गन है और इसके अंदर एक शेल है इस तरह से, ये है बिफोर फायरिंग। तो गन भी स्टेशनरी और अंदर जो शेल है वो भी क्या है, स्टेशनरी है। तो शेल को थोड़ा सा स्फेरिकल बना देते हैं, तोप का गोला इस तरह से होता है लाइक दिस, और यहाँ पे ट्रिगर है इस तरह से। और उसके बाद में क्या हुआ कि हमने ट्रिगर दबा दिया और शेल को इस गन से बाहर निकाल दिया, ठीक है, ट्रिगर दबा के लाइक दिस, और ये शेल जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, ये बात होगी। तो आपको मालूम है कि हमने जब ट्रिगर दबाया तो ट्रिगर दबाने में कोई खास फोर्स नहीं चाहिए, तो ट्रिगर दबाने के लिए बाहर से कोई आदमी आएगा उसने ट्रिगर दबाया होगा, लेकिन उसमें कोई ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए। तो हमको समझ में आ रहा है ये शेल को फायर करने के लिए इस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो F external is 0 on the system, therefore momentum of system will be constant, यानी momentum before firing and momentum after firing of the system that will remain same. Momentum before firing and momentum after firing that will remain same because external force क्या है 0, momentum system का constant रहना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम कितना है देखो, गन भी रेस्ट पर है और शेल भी रेस्ट पर है। गन का मास m मान लिया, इसका मास m मान लिया, m और m, ये बात हो गई। शेल की स्पीड v है और इसकी वेलोसिटी v डैश है, ऐसा मान लिया, ये v डैश और ये v इस तरह से। इस तरफ हमने प्लस मान लिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में माइनस मान लिया, ये बात हो गई। तो इसकी वेलोसिटी प्लस हो गई, गन की वेलोसिटी v डैश हमको निकालनी है, ये बात आफ्टर द फायरिंग। तो बच्चों देखो कि यहां पर इनिशियल मोमेंटम ये भी रुकी हुई है और ये भी रुका हुआ है, दोनों की वेलोसिटी 0 है, तो m इंटू 0 मास ऑफ गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। सिस्टम की बात हो रही है, शेल की बात करें तो मास ऑफ शेल इंटू वेलोसिटी ऑफ शेल, ये बिफोर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग इनका मास कितना दिया हुआ है देखो, उसने बोला होगा द गन ऑफ मास 100 kg, तो गन का मास 100 kg, उसकी वेलोसिटी v डैश हमको निकालनी है। शेल का मास हमको दिया हुआ है 0.02 और उसकी वेलोसिटी 80 वो हमको दी हुई है। तो ये मेरे पास 0 हो गया, वेक्टर लगा लेते हैं बिकॉज इस साइड वेक्टर है।
100 b डैश प्लस ये हो गया 2 इंटू 80 अपॉन 100 1.6, तो माइनस 1.6 इज 100 b डैश, तो मेरे पास b डैश आ जाएगा 1.6 अपॉन 100, तो माइनस 0.016 मीटर पर सेकेंड, b डैश नेगेटिव आ रहा है मतलब पीछे की तरफ, तो गन रिकॉइल करेगी विद द स्पीड ऑफ 0.016 मीटर पर सेकेंड, ये बात है। प्लीज पॉज इन कॉपी, देन आई गो टू 18th वन। देखो बच्चों ये वाला बहुत इजी सम है, 18th वाला जो मैं कह रहा हूं आपको, तो नंबरिंग प्लीज देख लेना, मुझसे कोई गलती हो रही हो नंबरिंग में, दैट इज ओके। 2 billiard balls each of mass 0.05 kg moving in opposite directions with speed of 6 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉल हमारे पास है, ये इस तरफ आ रहा है v = 6 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा बॉल अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है विद वेलोसिटी ऑफ -6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वैसे चल रहा है तो वेलोसिटी -6 माननी पड़ेगी। दोनों के मास 0.05 kg दिए हुए इस तरह से, आके टक्कर मारते हैं, यहाँ पर फिर रिबाउंड करते हैं, तो ये बॉल ऐसे रिबाउंड कर रहा है, अगेन उसकी स्पीड इसको ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं, ये v और v हमने लिया हुआ है, तो ये v1 कर लेते हैं, ये v2 कर लेते हैं, ये v1 डैश रिबाउंड स्पीड वो मेरे पास -6 है, क्योंकि वो उसी स्पीड से रिबाउंड करते हैं, तो यहाँ पे टक्कर मारने के बाद ये वाला बॉल ऐसे जाएगा और ये वाला बॉल ऐसे जाएगा, लाइक दिस, दे आर रिबाउंडिंग विद द सेम स्पीड, v2 डैश = 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरफ है तो प्लस, इस तरफ है तो माइनस। ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है, ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है, मास है उनको दिया हुआ है 0.05 kg, इस तरह से बात हो रही है। तो दोनों बॉल्स आए, टक्कर मारी, वापस चले गए विद द सेम स्पीड, 6 से आया 6 से गया, ये भी 6 से आया और 6 से गया, लाइक दिस। दोनों ने कितना इंपल्स एक्सपीरियंस किया हमको ये बताना है। इंपल्स मींस चेंज ऑफ मोमेंटम, तो बाय द फर्स्ट बॉल इंपल्स जो होगा that will be change of momentum, that will be p2 minus p1, mv2 minus mv1, तो मास हमारे पास 0.05 kg दिया हुआ है, v2 मतलब ये और v1 मतलब ये, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल -6 और -6 -12, तो माइनस सो मच न्यूटन सेकेंड आप निकाल लेंगे, दैट इज ओके। सेकेंड बॉल के लिए इंपल्स विल बी डेल्टा p, again that will be p2 minus p1, that will be m into v2 minus v1, ये v1 है ये v2 है उसके लिए, तो ये मेरे पास हो गया 0.05, 6 minus -6, तो 6 plus 6 so many न्यूटन सेकेंड। ये दोनों के इंपल्स आ गए, बहुत इजी, वन डायमेंशन की बात है, इसके हमने वेक्टर्स यूज नहीं किए, प्लस माइनस से काम चला लिया, ये बात हो रही है। 20th सम देखिए, वो भी इसी पर बेस्ड है। देखिए, a batsman deflects a ball by an angle of 45 degree without changing initial speed, which is 54 km per hour, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। What is the impulse imparted to the ball? Take mass as 0.1 kg, तो मास हमको 0.15 kg लेने को कहा गया है, ठीक है, और जो स्पीड है बॉल की वो 15 मीटर पर सेकेंड है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, 1000/3600 करके, तो स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, और 45 डिग्री से डिफ्लेक्ट किया, मतलब v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में एंगल 45 डिग्री का होना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि हमने 45 डिग्री से बॉल को डिफ्लेक्ट किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये बात हो रही है। तो आप सुटेबल एक्सेस ले लीजिए बेटा, इस तरह से, ये x हो गई, ये y हो गई। अब ऐसा करिए कि सपोजिटली आपका पहला बॉल, ये मेरे पास v1 है, ये ओरिजिन है मेरे पास, और v2 हमने इस तरह से ले लिया, तो ये v2 और ये v1 इनके बीच में एंगल 45 डिग्री का ले लिया हमने, इस तरह की बात होगी। तो ये 22.5 और ये भी 22.5, आधा आधा एंगल हो जाएगा इस तरह से, तो ये 22.5, तो ये भी कितना हो जाएगा 22.5, आधा 22.5, तो ये भी हो जाएगा 22.5, उसको हमने थीटा बोल दिया, वह थीटा इज 22.5। अब हमारे जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं हमको पता है वो एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है, तो जब भी आपके वेक्टर्स एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके कंपोनेंट्स लेते हैं। कंपोनेंट्स उन्हीं वेक्टर के लिए जाते हैं जो हमारी एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं हो, तो v1 के कंपोनेंट्स थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, लाइक दिस,
ये v1 वेक्टर है और ये v2 वेक्टर है, थोड़ा अच्छा सा देख पाएंगे। तो v1 का कंपोनेंट एक तो ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन में, ये एंगल 22.5 थीटा, तो ये हो गया v1 cos थीटा और ये हो गया v1 sin थीटा। इसी तरह से इसका एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये थीटा होने से ये थीटा हो गया, तो ये v2 sin थीटा और ये v1 cos थीटा, ऐसी बात हो गई। v1 और v2 के मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड्स अगर v हैं दोनों के, तो मैं यहाँ पे v और v लिख दूंगा। इसका मैग्नीट्यूड भी v है, बिकॉज हमको मालूम है कि स्पीड चेंज नहीं हुई है, तो ये v और ये v ऐसे हो गया। तो अब मुझे अगर इंपल्स निकालना है, तो इंपल्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट विल बी m into v2 minus v1, ये बात हो गई। तो मास इनटू, ध्यान से देखेंगे, ये मेरे पास v2 है, तो v cos थीटा माइनस i, v sin थीटा माइनस j, तो माइनस v cos थीटा i माइनस v sin थीटा j, ये दो कंपोनेंट दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। माइनस v1 माइनस m इंटू, या ऐसे करता हूं mv2 माइनस mv1, अब v1 लिखता हूं, देखो v cos थीटा i माइनस v sin थीटा j, तो v cos थीटा i माइनस v sin थीटा j, v cos थीटा प्लस की तरफ, ये नेगेटिव की तरफ, लाइक दिस। तो m दोनों में से कॉमन ले लिया जाए, माइनस v cos थीटा i माइनस v cos थीटा i, तो माइनस 2v cos थीटा i, माइनस v sin थीटा माइनस माइनस प्लस, तो वो कट गया, तो ये मेरे पास आ गया, तो i मेरे पास आ जाएगा, इंपल्स जो है यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनली, इंपल्स विल बी 2mv cos थीटा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ये तो मैंने वेक्टर निकाला है, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे लिखना चाहिए। तो ये i वेक्टर मेरे पास आ जाएगा इतना i, और आई थिंक माइनस डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू फिगर, तो मैग्नीट्यूड मेरे पास इंपल्स का हो जाएगा 2mv cos थीटा। मास आपको दे रखा है 0.1, स्पीड आपको दी हुई है 15, cos 22.5, उसकी वैल्यू निकाल लीजिए टेबल्स में से, 22 डिग्री 30 मिनट्स, उसको रखिए, आपको इंपल्स मिलेगा so much न्यूटन सेकंड। ऐसे करना है इसको। प्लीज पॉज एंड कॉपी, देन वी प्रोसीड मोर। देखो जो 21, a stone of mass 0.25 kg tied to the end of a string is whirled मतलब घुमाया जाता है in a circle of radius 1.5 मीटर। तो हमारे पास स्टोन का मास 0.25 kg है, डेटा लिख लेते हैं पहले 21st सम में, तो है मेरे पास 0.25 kg है और it is whirled in a circle of radius 1.5 मीटर। तो मैं r को ऐसे लिखता हूं ताकि v और r में कंफ्यूजन ना हो। स्पीड जो मुझे दी हुई है ओमेगा, वो दी हुई है 40 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ओमेगा की एक्चुअल स्पीड रेडियन पर सेकंड होती है SI में, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 रिवॉल्यूशन मींस 2 पाई रेडियन और 1 मिनट मींस 60 सेकंड्स, तो ये 2/3 हो गया, तो 4 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड, ये मेरे पास एंगुलर स्पीड आ गई SI यूनिट्स में। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? आपको पता है जब हम सर्कल में घुमाएंगे किसी चीज को तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, और वो हमें टेंशन से मिलेगा mv²/r, और हमको पता है v = r ओमेगा होता है, तो t हमारे पास हो जाएगा m ओमेगा²r। n की वैल्यू 0.25 है, ओमेगा की वैल्यू 4 पाई/3 का स्क्वायर है, और रेडियस हमारे पास 1.5 है, तो ये हो गया 25/100 इंटू 16/9। पाई स्क्वायर को 10 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, पाई स्क्वायर को 10 ले सकते हैं, ये कितना न्यूटन, यहां से आंसर निकाल लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो इजी हो गया। पाई स्क्वायर का अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं फॉर इजीनेस ऑफ कैलकुलेशन। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद व्हिच द स्टोन कैन बी व्हर्ल्ड इफ द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन? अगर स्ट्रिंग में 200 न्यूटन से ज्यादा का टेंशन सहन करने की शक्ति नहीं है, तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड या v कितना हो सकता है, ये हमको बताना है। देखो t का फॉर्मूला हमारे पास है m ओमेगा²r, हमको मालूम है कि t should be less than equal to 200, that means m ओमेगा²r should be less than equal to 200, तो ओमेगा² should be less than equal to 200 upon mr, तो ओमेगा less than equal to 200 upon mr,
वैल्यूज रख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 200 अपॉन मास हमारे पास 0.25 kg है और रेडियस 1.5 है। इसको निकाल लीजिए तो ओमेगा पता चलेगा सो मच लेस देन इक्वल टू सो मच रेडियन पर सेकंड। तो ये जो वैल्यू आएगी वो हो गई मैक्सिमम एंगुलर स्पीड जिससे हमें उसको घुमाना चाहिए। इतना या इससे कम, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओमेगा लेस देन इक्वल टू मतलब इस नंबर से कम रहना चाहिए या बराबर रहना चाहिए, लेकिन इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये जो नंबर आएगा वो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड। और अगर आप v निकालना चाहें मैक्सिमम लीनियर स्पीड, तो v मैक्स हो जाएगा मेरे पास ओमेगा मैक्स इंटू आर ओमेगा। तो ये जो ओमेगा आएगा मेरे पास कौन सा होगा, ओमेगा मैक्स। तो ये ओमेगा, तो ओमेगा मैक्स ये मान लीजिए x आता है, तो ओमेगा मैक्स विल बी x रेडियन पर सेकंड, ऐसा हम सोचेंगे। ठीक है, लाइक दिस। ओमेगा मैक्स इधर हमको v मैक्स मिल जाएगा लीनियर स्पीड। r आपको पता ही है 1.5 दिया हुआ है, ओमेगा मैक्स यहां से मिलेगा, मल्टीप्लाई करिए तो आपको v मैक्स मिल जाएगा। प्लीज पॉज एंड कॉपी, देन लास्ट टू सम्स। देखो जो नेक्स्ट है 22 बोलता है इन द एक्सरसाइज 21, मतलब पहले वाली जो एक्सरसाइज की हमने वो स्टोन को घुमाने वाली, वो कहता है अगर हम स्टोन की स्पीड v मैक्स से इंक्रीज करते हैं। हमने देखा v मैक्स और ओमेगा मैक्स कितना होना चाहिए प्रीवियस सब में। वो कह रहा है अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो क्या होगा, नेचुरली स्ट्रिंग टूट जाएगी क्योंकि उसका मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन का था। आपको v मैक्स ओमेगा मैक्स बताया गया था, इससे ज्यादा पे मत घुमाइए। अगर आपने उससे ज्यादा पे घुमाया तो क्या होगा, स्ट्रिंग टूट जाएगी, और स्ट्रिंग जब टूटेगी तो स्टोन किस डायरेक्शन में जाएगा, आपको मालूम है। ऑन अ कर्व्ड पाथ द बॉडी मूव्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन एज सून एज फोर्स इज रिमूव्ड। तो इस पॉइंट पे अगर है मेरा स्टोन, जब हम घुमा रहे हैं उसको, रस्सी टूट गई, तो स्टोन की वेलोसिटी का ये डायरेक्शन था, द स्टोन विल फ्लाई ऑफ इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये बात हो रही है, ठीक है। तो जब रस्सी टूट जाएगी तो रस्सी का फोर्स खत्म हो जाएगा, और जो डायरेक्शन वेलोसिटी की थी स्टोन की वो कंटिन्यूड रहेगी, क्योंकि टेंशन गायब हो गया, उसको गोल घुमाने वाला जो सोर्स था वो गायब हो चुका है। अब स्टोन अपने रास्ते पे जाएगा, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहा था, तो अब वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ कर जाएगा। ये बात है। 23rd पे आते हैं, एक्सप्लेन व्हाई अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट इन द स्पेस। हवा में, आसमान में घोड़ा किसी गाड़ी को नहीं खींच सकता, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मालूम है मूवमेंट के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो आप मूव नहीं कर सकते। तो घोड़ा गाड़ी जब चलती है, घोड़ा जब गाड़ी को खींचता है तो क्या होता है कि ये आपकी अगर गाड़ी है, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 23 का ए, प्लीज अंडरस्टैंड। तो 23 का ए, ये सपोजिंग हमारे पास कार्ट है और ये हमारे पास हॉर्स है, मान लीजिए ये हॉर्स है और ये कार्ट है। तो हॉर्स जब अपनी टांगों से पीछे की तरफ धक्का मारता है ग्राउंड को, तो ग्राउंड हॉर्स को आगे की तरफ पुश करता है। आपको पहले बता चुका हूं, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो घोड़ा जब अपने पैरों को पीछे धक्का मारेगा, अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे धक्का मारने की कोशिश करेगा, तो वो ग्राउंड को पीछे पुश करेगा, तो ग्राउंड उसको आगे पुश करेगा बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, और उस वजह से द हॉर्स विल स्टार्ट मूविंग। तो ग्राउंड जो हमारे पास है वो इस हॉर्स और कार्ट के लिए क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है। तो जब हॉर्स के पैर ग्राउंड को धक्का मारेंगे तो ये इसको आगे की तरफ पुश करेगा, तो हॉर्स आगे मूव करेगा, उससे ये खींचेगा, तो कार्ट विल स्टार्ट मूविंग। ये बात हो रही है। तो ग्राउंड से जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है वो हॉर्स को आगे की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से हॉर्स कैन मूव। लेकिन स्पेस में होंगे तो ये चीज अवेलेबल नहीं होगी, ग्राउंड से रिएक्शन नहीं आएगा, तो हॉर्स कैन नॉट मूव इन द स्पेस बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल एजेंसी टू पुश द हॉर्स फॉरवर्ड। ये बात हुई। The passengers are thrown forward from their seats when the speeding bus stops suddenly। तो आपको मालूम है कि अगर एक बस जा रही है बहुत स्पीड से, ठीक है, इस तरह से, ये बी क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपके लिए, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं इसमें, और बस एक ट्रेमेंडस स्पीड से आगे जा रही है, सडनली रुक जाए तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब हम मूव कर रहे होते हैं बस के साथ तो हमारे अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन डेवलप हो जाता है। इनर्शिया ऑफ मोशन, बस के साथ चलते चलते भी डेवलप इनर्शिया ऑफ मोशन। तो हमारी पूरी बॉडी में इनर्शिया ऑफ मोशन डेवलप हो जाता है, और जैसे ये बस रुकती है तो उसका फ्लोर भी रुक जाता है। तो हमारे फीट जो फ्लोर के साथ चिपके हुए हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी रुक जाते हैं, लेकिन पूरी बॉडी जो है उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो पूरी बॉडी चलती रहती है, लेकिन फीट पीछे रुक गए फ्लोर के साथ, तो बॉडी आगे की तरफ गिर जाती है। तो क्या हुआ, जैसे हम बस के साथ चल रहे हैं तो हमारे अंदर भी इनर्शिया ऑफ मोशन डेवलप हो गया। अब जैसे ही बस रुकी तो बस का फ्लोर भी रुक गया, और हमारे पैर जो फ्लोर के साथ चिपके हुए हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी रुक जाते हैं, लेकिन बॉडी में इनर्शिया ऑफ मोशन है। तो पैर तो रुक गए, बस रुक गई, पैर रुक गए, लेकिन बॉडी आगे चलती जाएगी
इसलिए हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, बिकॉज वी डेवलप इनर्शिया ऑफ मोशन. बिकॉज ऑफ दैट the feet stop immediately as soon as the bus stops, but the remaining part of the body, because of inertia of motion, continues to move forward. Therefore the upper part of the body falls in the front direction. ये explanation है. It is easier to pull a lawn than to push it. lawn mower होता है घास काटने की मशीन, वो कह रहा है उसको खींचना मुश्किल है और धक्का मारना आसान है, ऐसी कुछ बात हो रही है. It is easier to pull a lawn, मतलब खींचना आसान है लेकिन धक्का मारना मुश्किल है, ऐसा हमको पूछा जा रहा है. ऐसा क्यों? तो उसका भी हम फ्री बॉडी डायग्राम देख के समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली. देखो सी पॉइंट पर हम लोग हैं, ये हमारे पास एक लॉन मूवर है इस तरह से, ठीक है, और हम लोग जो है इसको धक्का मारना चाहते हैं लाइक दिस, पहले पुश करना चाहते हैं लाइक दिस. तो ये मैंने एफ फोर्स लगा दिया और ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है मेरे पास, तो ये एंगल मेरे पास थीटा हो गया. तो एफ के दो कंपोनेंट्स ले लें, ये हो गया एफ कॉस थीटा, ठीक है भाई, सॉरी इस तरफ साइन थीटा आ जाएगा और नीचे की तरफ ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है. फिर यहां पर मेरे पास mg है, ये व्हील्स दबाएंगे ग्राउंड को विद अ फोर्स n, तो ग्राउंड से रिएक्शन आएगा n, ये बात हो गई. अब f sin थीटा फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको लॉन मूवर को मूव करेगा, इसके अंदर वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा f sin थीटा. और हमें समझ में आना चाहिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इसको पीछे खींचेगा लाइक दिस, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन व्हील्स एंड द ग्राउंड. तो ये फोर्स आगे धक्का मार रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे धक्का मार रहा है, ये बात हो रही है. हम देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स होगा कितना. हमको पता है फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एस एन वेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन. अगर इस लॉन मूवर को हम देखें तो ये फोर्स ऊपर की तरफ है, ये फोर्स इस बॉडी के ऊपर नीचे की तरफ है और ये फोर्स भी नीचे की तरफ है, और ये लॉन मूवर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, दैट मींस अपवर्ड फोर्स शुड बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स. ये एन फोर्स जो है ये लॉन मूवर के ऊपर नहीं है, ये ग्राउंड के ऊपर है. मैं अगर इस लॉन मूवर की स्टडी कर रहा हूं तो इस पर कौन कौन से फोर्स है खाली उसी पे ध्यान दूंगा. तो mg फोर्स इसके ऊपर है जो ग्राउंड ने लगाया, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड ने लगाया ऊपर की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये f cos थीटा, ये f sin थीटा, इतने फोर्स हैं. अपवर्ड डायरेक्शन में केवल n फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और f cos थीटा है. तो मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू f cos थीटा प्लस mg. तो मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हो जाएगा म्यू s इनटू f cos थीटा प्लस mg. ये बात हो गई. अगर लॉन्ग ओवर को मैं खींच रहा हूं, देखिए इस तरह से, ये फोर्स f और ये एंगल वर्टिकल के साथ थीटा हो गया. तो देखिए इसके दो कंपोनेंट्स ये और ये f cos थीटा हो जाएगा और ये f sin थीटा हो जाएगा. ये फोर्स इसको आगे खींचेगा और ये इसके व्हील्स, ये ग्राउंड, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा व्हील्स और ग्राउंड के बीच में. ये फोर्स आगे धक्का मारेगा और ये इसको पीछे करेगा लाइक दिस. mg फोर्स तो है ही, ये ग्राउंड को पुश करेगा, n फोर्स है, ये n फोर्स ऊपर की तरफ, ये बात होगी. तो ये फोर्स आगे की तरफ और ये फोर्स पीछे की तरफ है. इस टाइम पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है देखो, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी म्यू एस एन, और इस पर भी बिकॉज ये लॉन्ग मूवर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो ऑल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स ये दो फोर्स हैं, तो n प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mg. तो n मेरे पास हो जाएगा mg माइनस f cos थीटा. तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया म्यू s इनटू mg माइनस f cos थीटा. तो मैं देख सकता हूं कि यहां पे इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू s इनटू f cos थीटा प्लस म्यू mg, और यहां पे है म्यू s इनटू mg माइनस f cos थीटा. यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कम है, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, दैट मींस यहां फ्रिक्शन कम होने से मैं इसको आसानी से धक्का मार सकता हूं. यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होने से मुझे इसको धक्का मारने में तकलीफ होगी, यानी पुशिंग इज डिफिकल्ट एंड पुलिंग इज इजियर. ऐसा करने से हमारा क्या हुआ, फ्रिक्शन का वैल्यू बदल गया. जहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा हमको तकलीफ होगी, जहां फ्रिक्शन कम होगा वहां पे इजी होगा. यहाँ पे फ्रिक्शन कम है, mg माइनस f cos थीटा है, यहाँ पे mg प्लस f cos थीटा है. यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा है, यहाँ पे कम है. इस केस में इसको मूव करना इजी होगा, इस केस में इसको मूव करना डिफिकल्ट होगा. ये बात हो रही है, इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है. तो ये बात थी. अब डी वाला आपको बता देता हूं, बहुत छोटा है, ठीक है. देन वी फिनिश ऑफ दिस वीडियो. देखो बोला है कि अ क्रिकेटर मूव हिज हैंड बैकवर्ड्स बाय होल्डिंग अ कैच. आपने देखा होगा क्रिकेट में कि कभी बाउंड्री लाइन पे एक फील्डर खड़ा, बहुत हाई सिक्स मारा बैट्समैन ने, जब बॉल बहुत ऊपर से आ रही होती है तो आपने देखा होगा फील्डर ऐसे बॉल पकड़ के ऐसे अपने हाथ पीछे कर देता है.
तो वो शायद बॉल हाथ अपने पीछे करता होगा ताकि क्राउड को मजा आए, लोग तालियां बजाएं, वाह वाह क्या एक्शन लिया। ये बातें नहीं होती है, इसके पीछे फिजिक्स है। आप इसको कॉपी कर लें तो मैं समझाऊं, चलो यहां समझा देता हूं आपको मैं। देखो आपको मालूम है फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब बॉल किस भी स्पीड से आया उसके पास, उसका फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो गया। ये मेरे पास है P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी, P2 जीरो हो गया तो फोर्स हो जाएगा माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी, P1 यानी कि माइनस mv1 अपॉन डेल्टा टी। हमको पता है कि बॉल किस स्पीड से आ रहा था, तो mv1 चेंज नहीं होगा, चाहे हम हाथ पीछे करें या ना करें, बॉल एक सर्टेन स्पीड से हमारे हाथ में आने वाला है, तो ये mv1 की वैल्यू फिक्स्ड है। अब अगर जब मैं हाथ को पीछे ले जाऊंगा तो बॉल मेरे हाथ को यहाँ पे टच करेगा, फिर मैं धीरे धीरे इसको पीछे लेके जाऊंगा तो उसका मोमेंटम मैं धीरे धीरे जीरो कर रहा हूं। मतलब यहाँ स्टार्ट किया उसने अपना मोमेंटम जीरो करना, v1 से जीरो होने में उसको इतना टाइम मिल गया। जब यहाँ पे था बॉल आया मेरे पास v1 स्पीड से और मैं उसको धीरे धीरे पीछे ले गया, यहाँ जाके हाथ रुका दिया तो यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई। तो मोमेंटम चेंज करने के लिए मैंने उसको यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ज्यादा टाइम दे दिया, तो टाइम फैक्टर बढ़ गया। और अगर मैं अपने हाथ ऐसे ही रखूंगा, बॉल आया v1 स्पीड से झट से जीरो हो गया, तो उसकी स्पीड v1 से जीरो बहुत कम टाइम में हो गई, टाइम बहुत कम हो गया। टाइम कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, बिकॉज एफ एंड डेल्टा टी आर इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो जब डेल्टा टी आप इंक्रीज करेंगे तो आपको कम फोर्स लगेगा, यानी आपको दर्द कम होगा, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट होगा तो एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर फील्डर अपने हाथ पीछे नहीं लेके जाएगा तो टाइम उसने बहुत कम दिया मोमेंटम को चेंज होने के लिए फ्रॉम mv1 टू जीरो, तो उसको चोट ज्यादा लगेगी, उसको दर्द होगा ग्लव्स में से। और अगर उसने अपने हाथ पीछे कर लिए तो उसने बहुत ज्यादा टाइम दिया मोमेंटम को जीरो होने के लिए, टाइम इंटरवल उसने इंक्रीज कर दिया तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये बात है, इसलिए प्लेयर अपने हाथों को पीछे कर लेता है, ये बात है। So we end over here the video children. We have covered all the 23 questions in part A and part B videos, and now in the next video I will take up all the additional exercise sums. Thank you and God bless all of you.